नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आज के मुख्य समाचारों के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रक्षा क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। कहा, अब हम आयातक से बड़े निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम भारत में नया रक्षा इकोसिस्टम विकसित कर रहे हैं। नौसेना संगोष्ठी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हमने रक्षा बजट बढ़ाया है। यह भी सुनिश्चित किया है कि यह भारत में रक्षा विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास में उपयोगी हो। उन्होंने कहा कि बजट का बड़ा हिस्सा रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए भारतीय कंपनियों से खरीद पर खर्च किया जा रहा है। पिछले 4-5 वर्षों में हमारे रक्षा आयात में लगभग 21% की कमी आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रमुख रक्षा आयातक से बड़े निर्यातक बनने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग हुई खत्म। गुजरात, यूपी, ओडिशा और असम में हुई क्रॉस वोटिंग। 8 सांसद नहीं डाल पाए वोट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में वोटिंग खत्म हो गई है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का मुकाबला विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से है। दोस्तों, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और 5 बजे खत्म हुआ। हर जगह शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। कुल 99.18% मतदान दर्ज किया गया। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुए मतदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सभी दिग्गज नेताओं ने वोट डाला। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस सांसद मनमोहन सिंह संसद में व्हीलचेयर पर बैठकर वोट डालने पहुंचे। दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में कुल 8 सांसद वोट नहीं डाल पाए। इनमें बीएसपी सांसद अतुल कुमार सिंह जेल में है। वहीं बीजेपी सांसद सनी देओल विदेश यात्रा पर हैं। इनके अलावा शिवसेना सांसद गजानंद कीर्तिकर, हेमंत गोडसे, बीएसपी सांसद फजलुर रहमान, सादिक रहमान और सैयद इम्तियाज ने भी वोट नहीं डाला। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। उद्धव ठाकरे को एक और झटका। शिवसेना के 14 सांसद भी अब एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका लग सकता है। विधायकों के बाद अब सांसद भी शिंदे की तरफ जाते दिख रहे हैं। आज महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना ने बैठक की थी। इस बैठक में शिवसेना के 14 सांसद भी ऑनलाइन शामिल हुए। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब 14 सांसदों ने शिंदे ग्रुप को समर्थन देने की बात कही है। अब शिंदे और फडणवीस आज रात 12 बजे शिवसेना सांसदों को लेकर दिल्ली जाएंगे। वे यहां अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। कल इस मीटिंग के बाद वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले आज महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना ने बड़ी बैठक की और इसमें कई फैसले लिए। इनमें मौजूदा कार्यकारिणी को भंग करके नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की गई। इसके साथ साथ सीएम शिंदे और शिवसेना पार्टी का नया नेता भी इस बैठक में चुना गया। दोस्तों, शिवसेना ने शिंदे गुट की यह बैठक आज सोमवार को हुई, जिसमें मौजूदा कार्यकारिणी भंग कर दी गई, नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई और एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नया नेता चुना गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हाई टैक्स नौकरी नहीं। राहुल गांधी ने जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर फिर मोदी सरकार पर किया हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से इसे गब्बर सिंह टैक्स कहकर संबोधित किया। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने देश में बेरोजगारी के मसले पर भी सरकार पर कटाक्ष किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सिर्फ टैक्स को बढ़ाने में लगी है, देश में नौकरी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में जीएसटी की दरों में इजाफे के कारण महंगी होने वाली वस्तुओं की एक लिस्ट ट्विटर पर साझा करते हुए टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स के रूप में संदर्भित किया। दोस्तों, राहुल गांधी ने लिखा कि हाई टैक्स कोई नौकरी नहीं, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को कैसे नष्ट किया जाए, इस पर बीजेपी का मास्टर क्लास। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ऋषभ पंत के मुरीद हुए पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री। बोले, उनमें सभी का मनोरंजन करने की है क्षमता। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 113 गेंदों में नाबाद 125 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली।
जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल थे। उनकी विशेष पारी की वजह से भारत ने 2-1 से सीरीज जीत ली। दोस्तों, भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने पंत की पारी की तारीफ की और उन्हें एक ऐसा खिलाड़ी बताया जिसमें खेल के सभी फॉर्मेट में क्रिकेट देखने वालों का मनोरंजन करने की क्षमता है। दोस्तों, रवि शास्त्री ने कहा कि वह वैश्विक क्रिकेट के लिए महान खिलाड़ी हैं। उनके पास सभी प्रारूपों में लोगों का मनोरंजन करने की क्षमता है। यह एक विशेष शतक था क्योंकि भारत एक समय पर मैच से बाहर हो गया था, लेकिन उनकी विशेष पारी ने भारत की मैच में वापसी कराई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंत ने अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 71 गेंदें ली, लेकिन इसके बाद तेज गति से रन बटोरे। उस अर्धशतक को शतक में बदलने के लिए उन्होंने सिर्फ 35 गेंदें ली। अपने शतक पर पहुंचने के बाद पंत ने तेज गेंदबाज डेविड विली के एक ही ओवर में 5 चौके जड़ दिए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत में 4 दिन बाद मंकी पॉक्स का दूसरा मामला। केरल में कोल्लम के बाद अब कन्नूर में हुई मरीज की पुष्टि। 5 जिलों में हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, 76 देशों में दहशत फैलाने वाला मंकी पॉक्स अब भारत में भी दस्तक दे चुका है। केरल के कन्नूर शहर में सोमवार को दूसरा मामला सामने आया। इससे पहले गुरुवार को केरल के ही कोल्लम में पहले मामले की पुष्टि हुई थी। दोस्तों, राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि दूसरा मरीज 31 साल का युवक है। वह दुबई से मैंगलोर एयरपोर्ट पर 13 जुलाई को आया था। इससे पहले 35 साल का मरीज संयुक्त अरब अमीरात से कोल्लम पहुंचा था। जांच के बाद उसमें भी लक्षण पाए गए थे। दोस्तों, जॉर्ज ने बताया कि 2 केस सामने आने के बाद राज्य के 5 जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पट्टानथिट्टा, अल्लापुंझा और कोट्टायम को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि मरीजों का संपर्क इन जिलों से रहा है। उधर दोस्तों, दुबई से लौटे दूसरे मरीज को इलाज के लिए परियाराम मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है। उससे संपर्क में आए लोगों की भी जांच की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बेन स्टोक्स ने वनडे क्रिकेट से लिया संन्यास। 31 साल की उम्र में क्यों लिया फैसला, जानिए। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बेन स्टोक वर्तमान में इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कप्तान है। वह T20 और टेस्ट क्रिकेट खेलते रहेंगे। बेन स्टोक्स अपना आखिरी मुकाबला मंगलवार 19 जुलाई को अपने घरेलू मैदान डरहम में खेलेंगे। इंग्लैंड की टीम यह मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। दोस्तों, स्टोक्स ने इंग्लैंड की तरफ से 104 वनडे मैचों में हिस्सा लिया। वह साल 2019 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी चुने गए थे। दोस्तों, स्टोक्स ने अपने संन्यास की घोषणा सोशल मीडिया पर की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मैं इंग्लैंड के लिए वनडे क्रिकेट में अपना आखिरी मैच मंगलवार को डरहम में खेलूंगा। मैंने इस फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। यह मेरे लिए अविश्वसनीय रूप से कठिन निर्णय रहा। मैंने इंग्लैंड के लिए अपने साथियों के साथ खेलने के हर मिनट का मजा लिया। मेरे लिए यह सफर शानदार रहा। इस प्रारूप में अब शायद अपनी टीम के लिए 100% नहीं दे सकता। मैं अब तीनों फॉर्मेट में उतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेल पाऊंगा, इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टिप्पणी के बाद जान का खतरा और बढ़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची नुपुर शर्मा। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपने विवादित बयानों पर उठे बवाल को लेकर नुपुर शर्मा फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। नुपुर ने अपने खिलाफ दर्ज 6 FIR में गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। दोस्तों, शर्मा ने याचिका में कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पीठ की ओर से की गई अप्रत्याशित और कड़ी आलोचना के बाद से उनके जीवन के लिए खतरा और बढ़ गया है। उन्हें जान से मार डालने और बलात्कार तक की धमकी दी जा रही है। उनके खिलाफ चूंकि दिल्ली में पहली FIR दर्ज की गई थी, इसलिए अन्य स्थानों पर दर्ज FIR को दिल्ली मामले के साथ जोड़ दिया जाए। चूंकि हर FIR में आरोप एक जैसे ही हैं, लिहाजा एक ही कोर्ट में सभी क्लब की गई FIR पर सुनवाई की जाए। दोस्तों, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी ही याचिका पर सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां की, उस पर भी देश में कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई। हाई कोर्ट के कुछ पूर्व जजों ने भी खुलकर ऐसी टिप्पणियों की आलोचना की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं अपराधी नहीं हूं। आखिर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर जाने के लिए केंद्र से लंबित मंजूरी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने सोमवार को इस बात पर जोर दिया कि ऐसा प्रतीत होता है कि सिंगापुर में एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए उन्हें राजनीतिक कारणों के चलते अनुमति नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं। केजरीवाल ने कहा कि सिंगापुर में विश्व नगर शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें उस देश की सरकार ने आमंत्रित किया है, जहां वह विश्व नेताओं के समक्ष दिल्ली मॉडल पेश करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। केंद्र ने उनकी यात्रा के लिए अनुमति देने में विलंब करने से नाराज केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखते हुए कहा कि वह पिछले 1 महीने से अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यात्रा की मंजूरी का अनुरोध किया। केजरीवाल ने कहा कि मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं एक मुख्यमंत्री और देश का स्वतंत्र नागरिक हूं। मुझे सिंगापुर जाने से रोकने का कोई कानूनी आधार नहीं है, इसलिए इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण प्रतीत होता है। आप संयोजक ने कहा कि देश के आंतरिक मतभेदों को वैश्विक मंच पर नहीं दिखाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिना समय गवाए कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना समय गवाए कोविड-19 मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का भुगतान करने का सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति B.V. नागरत्न की पीठ ने कहा कि अगर किसी दावेदार को मुआवजा राशि का भुगतान न किया जाने या फिर उनका दावा ठुकराए जाने के संबंध में कोई शिकायत है तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति का रुख कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों कोर्ट ने निर्देश दे दिया है कि जो भी कोविड-19 के दौरान मरे उनके परिजनों को मुआवजा राशि दी जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 3 चीनी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, फर्जी लोन ऐप का मामला। जी हां दोस्तों, इमिग्रेशन ब्यूरो ने भारत में अवैध डिजिटल लोन ऐप संचालित करने के आरोप में 3 चीनी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। यह जानकारी इमिग्रेशन ब्यूरो के अधिकारियों ने दी है। दोस्तों लुकआउट नोटिस ओडिशा की आर्थिक अपराध शाखा ने जारी किया। इस संबंध में आर्थिक अपराध शाखा को शिकायत मिली थी। जुलाई महीने की शुरुआत में ऐसे ही एक आरोप में एक अन्य चीनी नागरिक के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार यह लोग फर्जी लोन गिरोह से संबंध रखते हैं, इसके साथ ही फेक लोन ऐप संचालन के मुख्य आरोपी हैं। आधिकारिक बयान में यह भी कहा गया है कि आरोपी व्यक्ति अवैध रूप से डिजिटल लोन ऐप संचालित कर रहा था। बयान में आगे जानकारी दी गई कि देश भर में फर्जी लोन ऐप के पीड़ितों की संख्या 1 लाख से अधिक है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बारिश ने बढ़ाई मुंबई की परेशानी, बढ़ने लगे डेंगू मलेरिया के केस। जी हां दोस्तों, मुंबई में भारी बारिश हुई मुंबई वालों के लिए परेशानी लेकर आ गई। इसके चलते यहां मलेरिया, गैस्ट्रो और डेंगू जैसे मामले बढ़ रहे हैं। दोस्तों आलम यह है कि जुलाई महीने की 15 तारीख तक मलेरिया के 243, गैस्ट्रो के 175 से अधिक मामले और डेंगू के 20 से अधिक मामले सामने आए हैं। इस महीने 3 स्वाइन फ्लू के भी मामले आए हैं। दोस्तों बीएमसी के पेस्टिसाइड अधिकारी रंजन नागरकेन के मुताबिक बारिश के मौसम में सितंबर तक मलेरिया के काफी मामले आते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुष्मिता सेन को लालची औरत कहे जाने पर प्रियंका चोपड़ा ने तोड़ी चुप्पी, ललित मोदी संग रिश्ते पर किया कमेंट। जी हां दोस्तों, 10 साल बड़े ललित मोदी सुष्मिता सेन की डेट करने की खबरें जैसे ही सोशल मीडिया पर आई तो हर तरफ तहलका मच गया। कुछ लोग सुष्मिता सेन को लालची औरत यानी कि गोल्ड डिगर कहने लगे तो कुछ लोग कुछ और कहने लगे। ट्रोलर्स को जहां सुष्मिता सेन ने चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया तो वहीं अब प्रियंका चोपड़ा ने सुष्मिता सेन को लालची औरत कहे जाने पर ऐसा कमेंट कर दिया कि वो वायरल हो रहा है। प्रियंका चोपड़ा ने यह कमेंट सुष्मिता के उसी पोस्ट पर किया जो उन्होंने सोशल मीडिया पर हाल ही में किया था। दरअसल दोस्तों सुष्मिता सेन ने मोनोकनी की तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था कि तथाकथित बुद्धिजीवी अपनी मूर्खता के साथ, ज्ञानी अपनी सस्ती और कभी कभी मजेदार गपशप के साथ, मेरे कभी ऐसे दोस्त नहीं थे। सभी अपने ज्ञान से मेरे जीवन के विचारों और चरित्र को लेकर अपने अपने विचार दे रहे हैं। कुछ लोग तो मुझे गोल्ड डिगर, लालची औरत तक कह रहे हैं। ओहो, ये प्रतिभाशाली लोग। मैं हमेशा डायमंड को पसंद करती हूँ। मुझे मेरे शुभ चिंतकों से बहुत प्यार है। ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। दोस्तों आप सब ये जान लीजिए कि आपकी शुश एकदम ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी उदार की रोशनी और तालियों पर जीवित नहीं रहती। मैं सूरज हूँ। दोस्तों सुष्मिता सेन के इस पोस्ट पर कई सेलिब्रिटीज कमेंट कर रहे हैं, एक्ट्रेस को सपोर्ट भी कर रहे हैं। वहीं प्रियंका चोपड़ा ने भी कमेंट किया, लोगों से कहो कि तुम क्यों हो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सूचना भी हथियार बन गई है, गलत जानकारी से हो रहे हैं हमले, देश की सुरक्षा पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में NIIO के स्वावलंबन सेमिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेनाओं में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य 21वीं सदी के लिए बहुत जरूरी और अनिवार्य है। आत्मनिर्भर नौसेना के लिए पहले स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन होना अपने आप में एक अहम कदम है। 75 स्वदेशी तकनीक का निर्माण एक तरह से पहला कदम है। हमें इनकी संख्या को लगातार बढ़ाने के लिए काम करना है। दोस्तों पीएम मोदी ने कहा कि आपका लक्ष्य होना चाहिए कि भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष का पर्व मनाएगा उस समय हमारी नौसेना एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर हो। आज हम जब डिफेंस में आत्मनिर्भर भविष्य की चर्चा कर रहे हैं तब यह भी आवश्यक है कि बीते दशकों में जो हुआ उससे हमें सबक लेने की जरूरत है।
वहीं दोस्तों पीएम मोदी ने यह भी कहा कि गलत जानकारी से हमले हो रहे हैं। मोदी ने कहा कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं। पहले हम सिर्फ लैंड, सी, स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे, अब दायरा स्पेस यानी कि अंतरिक्ष तक बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल स्टेज पर खुद को स्थापित कर रहा है, वैसे वैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, अप्रचार के माध्यम से लगातार हमले हो रहे हैं। भारत के हितों को हानि पहुंचाने वाली ताकतें चाहे देश में हो या फिर विदेश में, उनकी हर कोशिश को नाकाम करना है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। उफनती नर्मदा नदी में गिरी बस, कोई जिंदा नहीं बचा। एमपी में इंदौर के पास हादसा, अब तक 12 शव मिले। महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के थे यात्री। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के धार जिले के घलघाट में सोमवार सुबह महाराष्ट्र रोडवेज की बस नर्मदा नदी में जा गिरी। अब तक 12 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बस में कितनी सवारी थी यह स्पष्ट नहीं हो पाया। सरकार और प्रशासन ने 14 से 15 यात्री होने का दावा किया है, जबकि चश्मदीद के मुताबिक करीब 40 यात्री सवार रहे होंगे। दोस्तों हादसा सुबह 10 और सवा 10 बजे के बीच हुआ। दोस्तों बताया जा रहा है कि गलघाट में 2 लेन पुल पर एक वाहन को ओवरटेक करते समय बस बेकाबू हो गई। ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और बस रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरी। बस इंदौर से महाराष्ट्र के आलमनेर जा रही थी। इंदौर से घटनास्थल की दूरी करीब 90 किलोमीटर दूर है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिप्टो पर निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान, कहा क्रिप्टो कोई करेंसी ही नहीं है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि जोखिमों और लाभों के मूल्यांकन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बाद ही क्रिप्टो पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या इस पर कोई कानून प्रभावी हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उल्लेख किया है कि क्रिप्टो करेंसी एक मुद्रा नहीं है, क्योंकि यह हर आधुनिक मुद्रा को केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा जारी करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने लोकसभा में कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक वित्तीय स्थितियों के सख्त होने से डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि एक अन्य कारण यह भी था कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से लगभग $14 मिलियन निकाल लिए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रुपया मजबूत, गोल्ड में तेजी, चांदी भी हुई महंगी। गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, सोमवार को सोने की कीमतों में तेजी रही, चांदी के दाम में भी तेजी रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना वायदा करीब 0.45% यानी कि 223 रुपए की तेजी के साथ 50,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी इस दौरान 0.67% यानी कि 370 रुपए की तेजी के साथ 55,957 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1704 प्रति औंस, जबकि चांदी $18.59 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीसीएस की बड़ी उपलब्धि, ब्रिटेन की टॉप सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा कंपनियों की सूची में सबसे ऊपर। जी हां दोस्तों, टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस रेवेन्यू के मामले में ब्रिटेन के बाजार में टॉप 30 सॉफ्टवेयर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सप्लायर्स कंपनी की लिस्ट में एक बार फिर अव्वल रही। इंडस्ट्री एनालिस्ट फर्म टेक मार्केट व्यू ने यह लिस्ट जारी की है। टीसीएस ने सोमवार को जारी बयान में टेक मार्केट की तरफ से जारी रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन की टॉप सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा कंपनी होने का दावा किया। कंपनी ने बयान में कहा कि यह रिपोर्ट 200 से अधिक सार्वजनिक और निजी बैंकों के ब्रिटेन में रेवेन्यू के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। दोस्तों आईटी कंपनी ने कहा कि उसने रेवेन्यू रैंकिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और एप्लीकेशन संचालन में टॉप स्थान हासिल किया। वहीं आईटी और बीपी सेवा के मामले में कंपनी दूसरे और कंसल्टिंग और सॉल्यूशन प्रदान करने की कैटेगरी में तीसरे स्थान पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शिफ्ट हो गया है टीम इंडिया का पावर सेंटर। रोहित विराट नहीं, अब पंत पांड्या हैं सबसे बड़े सुपरस्टार्स। टीम का बैटिंग पावर मिडिल ऑर्डर के पास। जी हां दोस्तों, जिस तरह भारत मिडिल क्लास का देश बना गया है, उसी तरह अब टीम इंडिया भी मिडिल ऑर्डर की टीम बनती जा रही है। फॉर्मेट चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या फिर T20, अब लगता है कि 2 से 3 विकेट गिरने के बाद ही हमारी असली बैटिंग शुरू होगी। दोस्तों इंग्लैंड दौर पर तीनों फॉर्मेट को मिलाकर हुए 7 मुकाबलों में कम से कम 5
बार हमें इससे जुड़े संकेत मिले। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे और घरेलू सीरीज के मुकाबलों में भी ऐसा ही हुआ। कुल मिलाकर यह कहा जाने लगा है कि भले ही पब्लिक परसेंटेज और सोशल मीडिया में विराट कोहली और रोहित शर्मा मौजूदा दौर के सबसे बड़े क्रिकेटिंग स्टार बने हो, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीर बदल गई है। अब ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का जमाना आ गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में दर्ज 5 एफआईआर पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से मोहम्मद जुबैर को मिली बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को बड़ी राहत देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दायर 5 एफआईआर में फिलहाल उन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई के लिए निर्धारित कर दी गई है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक के बाद एक एफआईआर दर्ज होना परेशान करने वाला है। इससे पहले जुबैर ने अपने खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 298 और आईटी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज है, जिसमें अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे में जांच का क्या मतलब है? तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, आप जानते हैं भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।